Hello guys, welcome to channel. Myself Ashish from SMS Jaipur. और guys, अब अपना है नेक्स्ट वीडियो डेट इज फंक्शंस ऑफ इंसुलिन. ओके, तो गाइज अपन पेनक्रियास को स्टार्ट किए थे. तो पेनक्रियास के दो अपने रोल रहते हैं, एक हो गया एक्सोक्राइन, एक हो गया एंडोक्राइन. एक्सोक्राइन का रोल अपन डाइजेस्टिव के अंदर देखते हैं और एंडोक्राइन का रोल ऑफकोर्स एंडोक्राइन के अंदर ही देखेंगे. एंडोक्राइन के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमेटोस्टेटिन एंड सम अदर हार्मोन्स. ओके, तो अब अपन इंसुलिन को सबसे पहले पढ़ने वाले हैं. तो बेसिकली अपन फंक्शंस ऑफ इंसुलिन पढ़ने वाले. स्टिल यार कुछ मतलब वैसे देखो बहुत सारी चीज़ें होती है. एक्सक्रीशन कैसे होगा, बाइंड कैसे होगा, रिलीज कैसे होगा, सेल्यूलर मैकेनिज्म कैसे होगा, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. उसको उतना लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है. जहाँ कहीं कहीं जरूरत लगी वो मैंने कुछ पॉइंटर्स के फॉर्म में आप लोग को चीज़ें बता देनी है अभी. ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंटर से कुछ दो तीन बातें बोलूँगा जो आप 2-3 मिनट सुनने के बाद भूल जानेंगे. ठीक है ना, आप भूल सकते हो उस चीज़ को. और उसके बाद अपन जो मेन अपना सेंटर टॉपिक है जो कि जिसके लिए आज अपन इस वीडियो को बना रहे हैं, दैट इज फंक्शंस ऑफ इंसुलिन, उस पर चलेंगे. ओके, आवाज़ या मेरा थोड़ा सा ऐसे जीप लड़खड़ा सकती है क्योंकि एक्चुअली थोड़े से छाले हो रहे, तो दर्द बहुत कर रहा है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. देखो, अगर कुछ पॉइंटर्स की अपन बात करें तो इंसुलिन के फंक्शन से पहले इंसुलिन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं. देखो, जो इंसुलिन है उससे पहले बनता है एक्चुअली प्रो इंसुलिन. ठीक है, तो उसके अंदर 3 चेन होती है, अल्फा, बीटा एंड सी चेन. अल्फा क्या, सॉरी, ए चेन, बी चेन एंड सी चेन. ठीक है, तो ये जैसे ए चेन हो गई, ठीक है, और ये हो गई बी चेन और ये हो गई सी चेन. ठीक है, एक्चुअली ये इस तरीके से कनेक्ट रहता है. ठीक है, और जब ये क्या कहते हैं इंसुलिन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है. ठीक है ना, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इंसुलिन का डायग्राम बना रहा हूँ. तो ये एक्चुअली सी जो पेप्टाइड है उसको मैंने अलग कर दिया है. ठीक है, और ये अपनी हो गई ए चेन, ये अपनी हो गई बी चेन, जो कि आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं. आगे बात समझ में, तो ये है अपना इंसुलिन. आगे बात समझ में, सी पेप्टाइड का अगर अपन रोल देखें तो एस सच इतना क्लैरिफाई किया नहीं गया है एस सच, क्योंकि सी पेप्टाइड का भी रोल है. स्टिल अगर कोई लाइक थोड़ी बहुत रिसर्च चल रही है कि ये कहीं ना कहीं सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करता है और जो एंडोथीलियम का जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज है उसको एक्टिवेट करता है, बट एस सच इतना श्योर नहीं है. बट हाँ, कुछ मतलब अगर थियोरेटिकली भी देखा जाए तो अगर मान लो टाइप 1 डायबिटीज़ का केस है, टाइप 1 में क्या होता है, मान लो इंसुलिन का सेक्रेशन जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो, जो थोड़ा बहुत भी इंसुलिन निकल रहा है तो उसका लेवल अपन सी पेप्टाइड से चेक कर सकते हैं कि नेचुरल इंसुलिन जो बॉडी में बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो सी पेप्टाइड के लेवल से चेक कर सकते हैं. बट एज सच क्लिनिकली ये रिलेवेंट है, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत बड़ी दुनिया है. ठीक है ना, ये बहुत कोर चीज़ है, अपन पढ़ रहे, रॉ चीज़ कहते हैं ना, जिससे रॉ, रिफाइन नहीं है, ये रॉ है. ठीक है, एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार इंसुलिन के जो रिसेप्टर होते हैं ना, इंसुलिन के जो रिसेप्टर होते हैं, देखो हर हार्मोन रिसेप्टर का अपना एक मैकेनिज्म होता है. इंसुलिन का जो रिसेप्टर का मैकेनिज्म है वो एक्चुअली है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर. ठीक है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर कहने का मतलब यार इंसुलिन जो है वो एक रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा जो फाइनली एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, वो फाइनली फंक्शंस शो करता है. तो यहाँ पे जो एंजाइम है वो है टायरोसिन काइनेज. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना. ओके, तो बेसिकली यार ये सब थोड़े कुछ पॉइंटर्स थे. अपन मेन पॉइंट पर चलते हैं, अपना जो सेंट्रल पॉइंट है फंक्शंस ऑफ इंसुलिन. ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं यार. ओके यार, अच्छा लास्ट वीडियो में यार एक कमेंट आया था मुझे बड़ा मज़ा आया यार. किसी ने लिखा था यार, सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मतलब इट्स लाइक हीलिंग वॉइस, ऐसे कुछ करके. यार हीलिंग तो होनी है. तुम नालायक लोगों ने, क्या होता है एग्जाम के 2-3 दिन पहले तो तुम आते हो चैनल पे. अब जिस इंसान को लगता है यार वो फेल होने वाला है, उस टाइम पे वो बंदा टॉप कर जाए मेरी आवाज़ सुनने के बाद, क्योंकि दिख तो मैं रहा हूँ नहीं. ठीक है, दिखने का वैसे मुझे शौक है बट सेटअप लगाने का पैसा नहीं है. तो वो आवाज़ तो अच्छी लगनी है क्योंकि यार पास करा दिया, टॉप करा दिया, उस वजह से. ठीक है, वैसे आवाज़ सबकी अच्छी होती है पर मुझे बड़ा मज़ा आता है, लोग मुझे आवाज़ के लिए कमेंट करते हैं ना. किसी दिन मैंने मम्मी कहेगी ना यार चुप हो जा, सर मत दुखा मेरा, बहुत बोलता है, तो ऐसा करके मैं बोल दूंगा, दुनिया मेरी फ़ैन है मेरी आवाज़ की, है ना. यार फंक्शन ऑफ इंसुलिन की अपन बात करते तो देखो इंसुलिन के भी फंक्शंस थोड़े बहुत उस तरीके से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जैसे कि कॉर्टिसोल के थे. ठीक है, तो मैं वापस वो एक अप्रोच आपको देना चाहूँगा कि बेसिकली पूरी बॉडी में चल के आ रहा है और इंसुलिन कहाँ से रिलीज हो रहा है. देखो समझो कि आपने खाना खाया. ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी एक बनाता हूँ ब्लड वेसल. ठीक है, तो ये हो गई अपनी ब्लड वेसल. ठीक है, और यहाँ पे अपना एक लिवर है. ठीक है, ये अपना लिवर हो गया, यहाँ अपनी मसल हो गई, ये अपनी मसल, और यहाँ मैं अपने एडिपोस टिश्यू बना देता हूँ. ठीक है, ये अपना एडिपोस टिश्यू हो गया. तो इंसुलिन जो है ना वो एक्चुअली हर जगह पे अपटेक कराता है ग्लूकोज का.
रैपिड अपटेक, स्टोरेज, यूज, उसको सिर्फ ग्लूकोज पसंद है मेनली। तो अगर कोई हाई कार्बोहाइड्रेट मील ले रहा है तो इंसुलिन हर जगह ग्लूकोज का अपटेक कराएगा, स्पेशली मसल्स में, एडिपोज टिश्यू में एंड लिवर में। वैसे बेसिकली पूरी बॉडी के टिश्यूज में कराता है, बट यहाँ पे मेनली। तो इसी को अपन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंसुलिन कर क्या रहा है। देखो अपन ने मील लिया, ठीक है, फाइनली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। ये ग्लूकोज बॉडी के अंदर, ये कह लो ब्लड वेसल्स के अंदर है, अपने ब्लड के अंदर है। साथ में ऑफकोर्स अमाइनो एसिड्स भी होंगे, ठीक है, ओके, और कुछ फ्री फैटी एसिड्स भी होंगे, ठीक है। खाने के अंदर सब चीजें आ रही है, समझो। मेनली ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स को अपन देखते हैं, फ्री फैटी एसिड का भी मैं सब बताता हूं, समझना। जो इंसुलिन है ये पेनक्रियास से रिलीज हो रहा है, ठीक है, ये अपना पेनक्रियास है, वहां से अपना इंसुलिन रिलीज हो गया। ये इंसुलिन ऑफकोर्स जो इंसुलिन का जो स्टिमुलेशन है वो ग्लूकोज है, ठीक है। वैसे क्या है मैं आपको समझाऊंगा, पहले पूरी कहानी समझना, क्योंकि मैं धीरे धीरे इस पे बिल्ड ऑन करूंगा। मैं पहले कुछ चीजें अलग बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे बिल्ड ऑन करूंगा, लास्ट में जाते जाते आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी, ओके। तो जो ग्लूकोज है उसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन सेक्रेट हुआ। अब ये इंसुलिन क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया इंसुलिन हमेशा हर जगह पे ग्लूकोज का अपटेक कराता है, हर सेल के अंदर, ठीक है। ग्लूकोज का अपटेक करा रहा है, ग्लूकोज का अपटेक करा रहा है, ग्लूकोज का अपटेक करा रहा है। आगे बात समझ में, तो इंसुलिन हर जगह पे ग्लूकोज का अपना अपटेक करा रहा है। अब अपन एक एक लेवल पे देखते हैं। देखो मसल्स के लेवल पे क्या हो रहा है, ठीक है। पहले कहानी समझेंगे, फिर आपको लिख भी देंगे, ठीक है। वैसे सब चीजें नोट्स में लिखी हुई, बट मैं बेसिक पॉइंटर्स या की वर्ड्स यहाँ लिखूंगा ही, ओके। देखो अब क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो मसल्स के अंदर आ गया। अब सोचो एक्चुअली जो मसल है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम, ये पूरे दिन भर में, वो एक्चुअली जो मसल है वो ग्लूकोज पे डिपेंडेंट नहीं रहती, फैटी एसिड्स पे डिपेंडेंट रहती है फॉर इट्स एनर्जी पर्पस, ठीक है। बट जब क्या हो रहा है, एक तो मील समझो, जैसे मान लो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, सुबह उठे आपने बढ़िया बढ़िया एक्सरसाइज करी मसल की, तो होता है क्या है, ड्यूरिंग मॉडरेट टू हैवी एक्सरसाइज जो ग्लूकोज की परमेबिलिटी है ना, जो मसल्स की परमेबिलिटी है ना ग्लूकोज को लेकर के, वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो उस वजह से एक तो ग्लूकोज अंदर आएगा मसल के। साथ में अगर आपने मान लो खाना खाया है, अब ग्लूकोज ब्लड के अंदर ज्यादा है, तो ये इंसुलिन क्या करता है, ये इंसुलिन ग्लूकोज को ज्यादा से ज्यादा सेल्स में ट्रांसपोर्ट करता है, और एंड ऑफ कोर्स मसल सेल्स के अंदर भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो मेन पॉइंट ये है कि एक्चुअली इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज का अपटेक करा रहा है मसल के सेल्स के अंदर। आगे बात समझ में, साथ में वो क्या करेगा, स्टोरेज करेगा ग्लाइकोजन का, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज बहुत सारा आ रहा है मसल के अंदर, ग्लूकोज यूज हो जा रहा है, ठीक है। ग्लूकोज को मेन एनर्जी सोर्स बना दिया इसने एक बार के लिए, ठीक है। साथ में ये फिर ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट होगा, जो बचेगा वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। तो 2 से 3% ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे जब कभी जरूरत हो तो वो यूज हो सके। एंड ऑफ कोर्स प्रोटीन की भी सिंथेसिस, लाइक अमाइनो एसिड्स को भी अपटेक करेगा, ठीक है। एंड अमाइनो एसिड्स की भी सिंथेसिस होगी, ठीक है। मैं अमाइनो एसिड्स को इस कलर से बनाता हूँ, ठीक है। और अमाइनो एसिड्स का भी अपटेक लेगा, ठीक है। साथ में इस अमाइनो एसिड के बाद फिर ट्रांसलेशन कराएगा, ठीक है। और फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी इन्हीं अमाइनो एसिड से। तो मसल प्रोटीन जो है वो बहुत अच्छी होती है। और साथ में एक देखो हर चीज का क्या होता है, एक तो एक रोल है, साथ में वो दूसरे रोल को इनहिबिट करेगा, तभी तो एक प्रोसेस कंप्लीट होगा। भाई मैं ये चाह रहा हूँ कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसिस हो, तो साथ में प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को रोकना भी पड़ेगा, तो ये प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को रोकता भी है। आगे मेरी बात सुन में, और साथ में ये जो है इंसुलिन वो पोटेशियम का अपटेक कराता है। तो एक्चुअली क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है अपने सोडियम पोटेशियम पंप को। सोडियम पोटेशियम पंप को स्टिमुलेट करने की वजह से क्या होता है, जो पोटेशियम है वो ज्यादा से ज्यादा सेल्स के अंदर आने लगता है, और इसी वजह से ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल कम होता है। तो इंसुलिन के ये 3 रोल हो गए एट अ मसल लेवल, सेम रोल हर जगह पे यही रहेंगे, ठीक है। लिवर पे देखते हैं, देखो ग्लूकोज अंदर आया, ठीक है, ग्लूकोज का ज्यादा से ज्यादा अपटेक कराया, ठीक है। ये ग्लूकोज आया अंदर, यही ग्लूकोज अब फाइनली कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में, ठीक है। आगे बस में ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन में, और ये ग्लूकोज जो थोड़ा बहुत बच रहा है मेनली ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत जो बच रहा है वो एक्चुअली फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है। ये फैटी एसिड्स फिर लिवर से बाहर निकलते हैं एज अ फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इन VLDL। तो ये VLDL के फॉर्म में, ठीक है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है, उस ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में VLDL के अंदर पैक होके ये निकलते हैं और ये एडिपोज टिश्यू तक जाते हैं। आगे बात समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से चीजें चल रही है। और देखो क्या हो रहा है, साथ में ये ग्लूकोज, देखो वैसे ही ग्लूकोज बहुत ज्यादा है और ये अमाइनो एसिड को तोड़ने भी नहीं देगा, ठीक है। अमाइनो एसिड्स का तो अपटेक कराएगा ही, पर अमाइनो एसिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होने देगा। यही अमाइनो एसिड एक्चुअली प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है। तो ग्लाइकोजन बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। फैटी एसिड बनने के बाद यहाँ पे स्टोर होने के लिए चले जाएगा एडिपोज टिश्यू के अंदर। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे लिवर के लेवल पे ये सब रोल है इसके। अब अपन एडिपोज टिश्यू के लेवल पे देखते हैं। ग्लूकोज ऑफ कोर्स एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। देखो लिवर के लेवल पे तो तुम्हें ये चीज समझ में आ गई कि यार क्या हो रहा है ना, ग्लूकोज जब होगा ना ब्लड वेसल्स में,
तब इंसुलिन आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोजन बनेगा। अब मान लो ग्लूकोज नहीं है तो इंसुलिन आएगा भी नहीं और ये ग्लाइकोजन टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जब भी आप खाना खाते हो तो 60% जो ग्लूकोज है वो आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, और जब इन बिटवीन मील्स जो रहता है वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है आगे बस हमें, जो आपकी बॉडी के सेल्स को ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा। अब देखो एडिपोज टिश्यू के लेवल पे अपन देखते हैं, तो वैसे देखो यार हर जगह आपको दिख रहा होगा कि ग्लूकोज यूज हो रहा है हर सेल के अंदर, पूरी बॉडी टिश्यूज के अंदर। तो ऑटोमेटिकली सीधी सी बात है यार कि जो फैट का यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाएगा, और इसी वजह से मैं इंसुलिन को कहूंगा कि फैट स्पेरर है, लाइक फैट को यूज नहीं होने दे रहा, करेक्ट है, और ग्लूकोज को यूज होने दे रहा है। एंड एज सच ग्लूकोज भी एडिपोज टिश्यू और सेल्स के अंदर जाएगा, ठीक है। साथ में फ्री फैटी एसिड्स की भी सिंथेसिस कराता है अपना इंसुलिन, ठीक है। ये ग्लूकोज जो है वो एक्चुअली कन्वर्ट होता है ग्लाइसरॉल फॉस्फेट में, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये दोनों मिलके फ्री फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल फॉस्फेट मिल करके ये बनाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। तो ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में एडिपोज टिश्यू में अपना जो फैट है वो स्टोर होता रहेगा। अब वापस वही बात है, अपन ये भी चाहेंगे कि ये ट्राइग्लिसराइड वापस फ्री फैटी एसिड्स ना बने, तो उस वाले पाथवे को इनिबिट करके रखेगा आगे बस इनमें। तो दोनों साथ चीजें चल रही है, एंड ऑफ कोर्स पोटेशियम का भी एब्जॉर्प्शन कराएगा। आई बात समझ में आ रही है, फील, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे इसलिए मैं अब इसको लिखता हूँ, अब आपको चीजें एकदम 100% समझ में आ जाएगी। स्टार्ट करूँ लिखना एक बार। देखो मसल्स के लेवल पे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि सीधी सी बात है, ग्लूकोज अपटेक कराएगा। ग्लूकोज अपटेक हर जगह करा रहा है, ठीक है ना। तो मसल्स के अगर अपन लेवल पे देखें तो ग्लूकोज का अपटेक कराएगा, ठीक है। और अगर खाना खाया तो ग्लूकोज अपटेक कराएगा, और मॉडरेट और हेवी एक्सरसाइज के टाइम पे तो ऑटोमेटिकली ग्लूकोज की परमिलिटी बढ़ जाती है, तो उस वजह से सब चीजें सही रहती है। दूसरा, ये जो ग्लूकोज आया है इसके बाद ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस में जाएगा, तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस आगे बात समझ में। तीसरा अपन देखें तो साथ में अपना अमीनो एसिड्स भी आ रहा है, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस भी पूरी होगी, करेक्ट है। एंड ऑफ कोर्स पोटेशियम का भी ट्रांसपोर्ट इन सेल्स, ठीक है, पोटेशियम ट्रांसपोर्ट इन सेल्स। तो ये 4 फंक्शन थे मसल्स के लेवल पे इंसुलिन के, ठीक है। अब अपन लिवर के लेवल पे देखते हैं, ठीक है। लिवर 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 लिवर, ठीक है। सबसे पहला देखो जो चीज मैंने लिखी हुई है वही पढ़ रहे। देखो अपन ग्लूकोज अपटेक देखा यहाँ पे मसल में, ठीक है। ग्लाइकोजन सिंथेस, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस, ठीक है। फिर पोटेशियम ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे भी सेम देखेंगे। ग्लूकोज अपटेक, ठीक है, ग्लूकोज अपटेक। अब देखो मेरी बात समझो, जो ग्लूकोज अपटेक हो रहा है ना, समझना, एक्चुअली ग्लूकोज का अपटेक कराना है, ठीक है। साथ में ग्लाइकोजन बनाना है, ठीक है। साथ में ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन भी नहीं होने देना, ठीक है। तो मैं एक बार लिखता हूँ, ग्लूकोज अपटेक, ग्लाइकोजन सिंथेसिस और इनहिबिट ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजन को टूटने नहीं देना, इनहिबिट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। तो अभी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अब तक तो कि देखो ग्लूकोज का अपटेक कराना है तो एक्चुअली कैसे करता है, ये एक्चुअली स्टिमुलेट करता है ग्लूकोकाइनेज को, ठीक है। ग्लूकोकाइनेज को स्टिमुलेट करता है। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करानी है तो ये एक्चुअली स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोजन सिंथेस को, और अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन को इनहिबिट करना है तो ये इनहिबिट करेगा फॉस्फोराइलेज को आगे बढ़ समझ। तो ये 3 लेवल पे भी वर्क कर रहा है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो ग्लूकोज का अपटेक इस तरीके से चीजें चलती रहेगी। और साथ में ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया अमीनो एसिड्स ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। 5वीं की अगर अपन बात करें तो ऑफ कोर्स ज्यादा से ज्यादा जो ग्लूकोज बच रहा है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो फ्री फैटी एसिड्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, जो भी एक्सेस ग्लूकोज बच रहा है। और साथ में ऑफ कोर्स प्रोटीन की सिंथेसिस तो है ही, प्रोटीन सिंथेसिस आ गई मेरी बात समझ में। तो लिवर के लेवल पे ये सारे रोल थे इसके। अब अपन बात करते हैं एडिपोज टिश्यू के लेवल पे रोल, समझना। देखो एडिपोज टिश्यू में भी क्या क्या चीजें हो रही है, वही ग्लूकोज का अपटेक हो रहा है, मैंने आपको बता दिया। वैसे तो ये फैट जैसे जनरली फैट बचाने की पूरी कोशिश करता है, ठीक है। अब अपन वापस यहाँ पे देखें तो ग्लूकोज का अपटेक कर रहा है, तो ऑफकोर्स ग्लूकोज अपटेक, और थोड़ा बहुत ये फ्री फैटी एसिड्स भी बनवाता है, तो फ्री फैटी एसिड सिंथेसिस। ये ग्लूकोज और फ्री फैटी एसिड सिंथेसिस ये दोनों मिलकर के ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्मेशन। साथ में जो ट्राइग्लिसराइड है वो लिवर से आ रहा है, तो ट्राइग्लिसराइड ट्रांसफर एंड डिपोजिशन। तो अब बहुत सारा ट्राइग्लिसराइड भी हो गया, और ये ट्राइग्लिसराइड टूटना भी नहीं चाहिए, तो इनहिबिट हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, क्योंकि ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो है वो हाइड्रोलाइसिस करता है ट्राइग्लिसराइड्स की, जो कि कन्वर्ट होता है फ्री फैटी एसिड्स में, और फ्री फैटी एसिड सारी कहानियां फिर रचता है जो भी एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए। और भी देर तक ग्लूकोज नहीं आया तो वो फ्री फैटी एसिड बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो कि अपन देखते हैं डायबिटीज के अंदर। अरे आया क्या, अरे समझे क्या। एंड ऑफकोर्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट।
तुमने एक चीज़ फील करी कि है ना कॉर्टिसोल में भी अपन कुछ कुछ कहानियाँ बना रहे थे, यहाँ पे भी कुछ कुछ कहानियाँ बना रहे हैं, तो आपको कहानियाँ याद कैसे रहेगी? सोचते हो ऐसा कभी कि कहानियाँ याद कैसे रहेगी? या कुछ कभी कभी ऐसा दिमाग में आता है कि साले तुम लोग कहानियाँ ही बदल लेते हो, ऐसा भी मन में आता है, या ये लोग कहानी बदल लेते हैं हर बार, कॉर्टिसोल में जानबूझ के अलग कहानी रच दी, यहाँ पे अलग कहानी रच दी। तो अगर मैं आप लोगों को बात बताऊँ तो ऐसा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि तुम जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है ना, उस पर नहीं जाने की कोशिश कर रहे। देखो कॉर्टिसोल में मैंने क्या बताया था, जो बेसिक पॉजिटिव चीज क्या थी कि भाई बॉडी में कहीं ट्रॉमा हुआ है, ये कोई स्ट्रेस हो गया, लेट्स से ट्रॉमा, और वहां पे अब सारी चीजों की जरूरत पड़ रही है, तब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जरूरत पड़ेगी तो सारी चीजों को मोबिलाइज होना पड़ेगा। तो वो उस तरीके से कहानी चल रही थी। आगे बात समझ में? अब यहाँ पे कहानी क्या है कि आपने खाना खाया, ग्लूकोज आया ब्लड के अंदर, अब इसको स्टोर करना है, तो ये कहानी इस तरीके से चल रही है। तो पॉइंट बीइंग, आपको जो बेस और जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, जो मेन जो एक पॉइंट होता है, वो आपको पता चल गया ना, तो आप कहानी खुद बनाओगे। और जब जब आप खुद कहानी बनाने लगे, सोचने लगे, समझने लगे चीज़ों को, तब आप एक एज ए स्टूडेंट या एज ए डॉक्टर एंड एज अ पर्सन, आपका नॉलेज और पर्सनैलिटी बहुत इंक्रीज होगा। आ रही है बात समझ में? आई होप मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, राइट? ओके, तो ये थे बेसिक फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। अच्छा, अगर मैं एक बात बोलूँ कि लेट्स से थोड़ा सा अपन टच करने की कोशिश करते हैं डायबिटीज़ की तरफ, ठीक है? इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई तो अब देखो कितनी दिक्कतें आएगी। देखो अभी अपन ने इंसुलिन के फंक्शन देखे, अब इंसुलिन की डेफिशिएंसी कराते हैं। देखो अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई तो सीधी सी बात है, जहां जहां ग्लूकोज यूज हो रहा था ना, ग्लूकोज तो अब ब्लड के अंदर मिलेगा ही, तो सबसे पहले मेन बात है ग्लूकोज लेवल तो बढ़ना ही है ब्लड के अंदर। साथ में आपने देखा मैंने हर जगह पे फ्री फैटी एसिड्स इन सबको कंजर्व करके रखा था, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो फैट है वो लाइपोलाइसिस करना स्टार्ट करेंगे और फ्री फैटी एसिड्स ब्लड में बढ़ने लगेगा। ये फ्री फैटी एसिड्स बहुत तबाही मचाएंगे, कोलेस्ट्रॉल एक तो बढ़ेगा, यही कोलेस्ट्रॉल फिर एथेरोस्क्लेरोसिस भी करता है, ठीक है? जो अपन देखते हैं ना एथेरोस्क्लेरोसिस, राइट, वो करता है, जो कि सीवियर डायबिटीज मेलाइटिस में देखने को मिलता है। फिर यही जो फ्री फैटी एसिड्स है, बहुत ज़्यादा यूसेज हो के फाइनली कीटोसिस में भी कन्वर्ट होंगे। लाइक कीटोसिस की कंडीशन आएगी क्योंकि कीटोन बॉडीज बनती। कीटोन बॉडीज कौन सी थी आपको याद है? क्या पढ़ी थी? एसिडोएसिटिक एसिड थी, बीटा हाइड्रोक्सिक बिटारिक एसिड, एसीटोन, याद आ रहा है? एसीटोन के बाद एसीटोन स्मेल आती है, कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन में जाता है, कोमा में जा सकता है, डेथ में जा सकता है, सब बता रखा है, बायोकेमिस्ट्री में सब बता रखा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक एक डिसफंक्शन है, ठीक है ना? ये आप फिजियोलॉजिकली आप नहीं पढ़ सकते, इसको आपको मेटाबॉलिज्म के लेवल पे जाना पड़ता है। एंड इसी वजह से मैं ये मानता हूँ कि जो टीचर डायबिटीज़ को फिजियोलॉजी के पेपर में दे रहा है तो वो एक थोड़ा सा लॉजिकल टीचर है, क्योंकि उससे इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको देनी चाहिए, लाइक कॉर्टिसोल की डिसफंक्शन, कुशिंग सिंड्रोम और कहीं ना कहीं थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई मेरी पसंद में। बट एनीवेज, हाँ, सारी दुनिया में अच्छे होते तो मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती और आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, और एमबीबीएस को लेकर के मीम्स नहीं बन रहे थे कि एमबीबीएस में कितना स्ट्रेस है ना? और देखते हैं इंसुलिन की डेफिशिएंसी पर और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। देखो कीटोसिस हो रही है, एसिडोसिस हो रही है, और भी बहुत दिक्कत आएगी। प्रोटीन का ऑफकोर्स डिप्लीशन हो गई तो आपको एक प्रोटीन और मसल वेस्टिंग दिखने को मिलेगी, ठीक है ना? तो प्रोटीन डिप्लीशन होगा, ये कह लो कैटाबॉलिज्म होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों का उल्टा रोल हो जाएगा। अपन डायबिटीज़ में वापस देख लेंगे, बट आपको ये मेजर कहानी समझ में आनी चाहिए जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? और आपको आ भी गई है। अगर अपन देखें कि इंसुलिन का सेक्रीशन कहाँ कहाँ से होता है, ठीक है, मैं इसको अलग पेपर में बताता हूँ, ठीक है? अगर इंसुलिन के सेक्रीशन की अपन बात करें कि कंट्रोल ऑफ इंसुलिन, लाइक कह लो रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन, ठीक है ना? तो देखो एक हो गया स्टिमुलेशन क्या है इंसुलिन के रिलीज होने के लिए, और एक हो गया इनिबिशन क्या है, लाइक कौन है जो डिक्रीज करता है इंसुलिन को, ठीक है? तो अगर अपन इंक्रीज की बात करें, हाँ, तो अगर अपन इंसुलिन की बात करें तो देखो सबसे पहले ऑफकोर्स आपने देखा मील्स के बाद क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो अगर ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, अमाइनो एसिड्स, फ्री फैटी एसिड, ये अगर बढ़ेगा तो ऑफकोर्स इंसुलिन रिलीज बढ़ेगा, सीधी सी बात है। दूसरा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स जो है वो बढ़ने से भी इंसुलिन बढ़ते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, सेक्रेटिन, कुछ जीएलपी, जीआईपी। मैं एक अच्छा पॉइंट इससे रिलेटेड एक बात और बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है? और अगर अपन बात करें तो ऑफकोर्स ग्लूकागोन तो हो गया भाई, ग्लूकागोन और ये दोनों काउंटर रेगुलेटरी ना, एंड ग्रोथ हार्मोन और कॉर्टिसोल भी। अगर आपको याद हो तो ग्रोथ हार्मोन मैंने आपको बताया था डायबिटिक है, कॉर्टिसोल में भी आपको बताया था डायबिटिक है, और इंसुलिन हमेशा एंटी डायबिटिक रहता है, इंसुलिन के ना होने से डायबिटीज होती है। तो ऑफकोर्स ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन एंड कॉर्टिसोल, ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल इसके काउंटर रेगुलेटरी है, ठीक है? और अगर अपन बात करें ऑफकोर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होगा, यार जब इंसुलिन अपने ट्रांसपोर्टर्स पे अपने रिसेप्टर्स पे एक्ट ही नहीं कर पा रहा तो ऑफकोर्स और ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होगा, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी
इंसुलिन सेक्रेशन को बढ़ाता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जनरली ओबेसिटी में देखने को मिलता है। तो ये भी एक कारण हो गया कि ओबेसिटी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन बढ़ता है। आगे मेरी बात समझ में। और अगर अपन देखें तो पैरासिम्पैथेटिक का स्टिमुलेशन हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक का स्टिमुलेशन हो गया, बीटा एड्रीनर्जिक की एक्टिविटी हो गई, ठीक है। और देखिए तो कुछ ड्रग्स हो गई, ठीक है, सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स होती है जैसे कि ग्लाइब्राइड हो गया, टॉल्बिटामाइड हो गया, ठीक है, वो ड्रग्स भी स्टिमुलेशन करती है। डिक्रीज इसके ऑफकोर्स अपोजिट होगा, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज को कम कर दो तो ये डिक्रीज लाइक ब्लड ग्लूकोज हाँ कम हो जाएगा, तो ऑफकोर्स इंसुलिन कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज होने से इंसुलिन आता है और वो इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है ना। आ रही बात समझ में। अगर डिक्रीज के हार्मोन के लेवल पे देखें कि और कौन कौन सा हार्मोन है जो बंद करता है, तो आपको पता है ग्लूकागॉन तो काउंटर में जाएगा, और सोमेटोस्टेटिन वो दोनों को ही कम करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन को, तो ये एक्चुअली कम करेगा। और अपन देखिए बीटा एड्रीनर्जिक एक्टिविटी देखिए तो अल्फा एड्रीनर्जिक जो एक्टिविटी है उसकी वजह से भी अपना इंसुलिन कम होता है ना। और कुछ हार्मोन्स जैसे लेप्टिन हो गया, ठीक है, ये सब। और ग्लूकोज कम काई में होता है, फास्टिंग में भी होता है, तो ये भी केस हो गया। आगे बस समझ में। अच्छा एक जो मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा था गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन से रिलेटेड। देखो बेसिकली बहुत सारे हार्मोन्स है जो इंसुलिन के सेक्रेशन को बढ़ाते हैं, बट दो मोस्ट पोटेंट हार्मोन है, डेट इज GLP-1 कहे तो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, और GIP ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, ठीक है। अब ये दो नाम याद रखो यार, GLP-1 और GIP-1। ये जो हार्मोन्स है ये बहुत ज़्यादा पोटेंट है इंसुलिन के रिलीज कराने में अमॉन्ग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, ठीक है। दीज आर नॉट द मेन leading factor of insulin secretion, but among gastrointestinal hormones these are the main hormones and the most potent hormones for the release of insulin, okay। and इसी वजह से मैं इनको कहूँगा incretins। क्या कहूँगा? incretins यानी जो इंसुलिन के सेक्रेशन को बढ़ाए। आई बस में तो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा लाइक इंसुलिन के सेक्रेशन की रेट बढ़ा देते हैं, इंसुलिन के रिलीज जो निकल रहा है उसकी रेट ऑफ इंसुलिन रिलीज को इंक्रीज कर देते हैं, और साथ में ये ग्लूकागॉन को थोड़ा बहुत इनहिबिट भी करते हैं, जिससे इंसुलिन अपना अच्छा फंक्शन दे पाता है, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड इंक्रीटेंस। पूछ सकता है कोई पूछना चाहे तो, ऐसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ओके। एक बात और समझना, देखो क्या है ना, जो इंसुलिन है, देखो मेरी बात समझो, इंसुलिन एक्चुअली क्या करता है। देखो अपनी बॉडी में दो तरह पे अपन चीज़ें चलती है एनर्जी के लिए, एक तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, एक लिपिड का मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से एटीपी बनना ये आप नहीं सुनोगे, क्योंकि प्रोटीन बेसिक स्ट्रक्चर है अपनी बॉडी का, ठीक है। तो उसको जनरली लास्ट स्टेज तक भी यूज़ नहीं किया जाता, और बहुत लास्ट स्टेज में प्रोटीन को यूज़ किया जाता है एटीपी के लिए। तो जो बॉडी है वो अपने स्विच करती रहती है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से और लिपिड मेटाबॉलिज्म के बीच में, कि कब कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करना है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और कब लिपिड को यूज़ करना है। तो जब ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है ना, तो ऑफकोर्स इंसुलिन का सेक्रेशन भी बहुत कम होगा, और फैट यूज होने लग जाते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड ऑफकोर्स एक्सेप्ट ब्रेन जो है वो हमेशा ग्लूकोज को यूज करता है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ग्लूकोज की कमी की वजह से फैट का यूज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ग्लूकोज यूज होते हैं एज एनर्जी सोर्स, ऑफकोर्स, है ना। और इंसुलिन जब तक आ चुका होता है, ग्लूकोज यूज होता है एज एनर्जी सोर्स। तो अपन इन दोनों के बीच में स्विच करते रहते हैं। तो अगर अपन इंसुलिन के लेवल पे देखें तो इंसुलिन जो है वो अपना कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी सोर्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है और उसको एनर्जी की तरह यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। बट अगर काउंटर रेगुलेशन में देखें तो वो ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल, ये जो लोग हैं ये एक्चुअली ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं और फैट को यूज़ करते हैं एज एनर्जी सोर्स, ठीक है। एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन। अगर एपिनेफ्रिन की बात करें तो ऑफकोर्स ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से निकलता है, और भाई एपिनेफ्रिन जब निकल रहा है तो ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ा रहा है ब्लड के अंदर, और फ्री फैटी एसिड्स भी बढ़ा रहा है। बट फ्री फैटी एसिड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो एपिनेफ्रिन भी इस तरीके से इसको काउंटर रेगुलेशन कर रहा है। तो हमेशा अपन स्विच करते रहते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से और लिपिड मेटाबॉलिज्म से। ये कुछ फालतू की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे पसंद है आपको बताना। फालतू की लग रही है बट ऐसा चाहिए, इंपॉर्टेंट बहुत है कि इंसुलिन की काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स क्या है। तो ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, ग्लूकागॉन। देखो क्या होता है, एक बात और समझना, मैंने आपको तब भी बताया था एक्चुअली क्या होता है, जो इंसुलिन है और जो ग्रोथ हार्मोन है ये एक्चुअली सिनर्जिस्टिक भी है। सिनर्जिस्टिकली ये दोनों सिनर्जिस्टिकली एक्ट करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ एन एनिमल, ठीक है। यही कारण है कि देखो भाई इंसुलिन क्या कर रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन भी कहीं ना कहीं से ग्रोथ ऑफ द बॉडी में लगा हुआ है। और आपको याद हो ग्रोथ हार्मोन इसी वजह से, ग्रोथ हार्मोन जिस रास्ते से जाता है उसमें एक चीज रिलीज करता है, दैट इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, और इसी वजह से इसको कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन सिनर्जिस्टिकली एक्ट करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ एनिमल। अगर एक एनिमल है जिसके अंदर से मैंने पेनक्रियास निकाल लिया
और पिट्यूटरी निकाल ली, ठीक है। अब मेरी बात समझना, पिट्यूटरी भी निकाली, पैनक्रियास भी निकाल लिया। अगर मैंने उसमें ग्रोथ हार्मोन दिया तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मैंने उसके अंदर इंसुलिन दिया तो भी उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा। जब मैंने उसमें ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन दोनों दिया ना, जब जाके उसकी ग्रोथ हो रही है। तो एक्चुअली ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन सिनर्जिस्टिकली एक्ट करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ एनिमल। बट यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि इनका ये काउंटर रेगुलेटरी रोल है, काउंटर रेगुलेशन। तो हर बार टीचर आपको कंफ्यूज करेगा कि ग्रोथ हार्मोन काउंटर रेगुलेशन करता है इंसुलिन के साथ कि नहीं करता, इंसुलिन के साथ सिनर्जिस्टिक है कि नहीं है। टीचर को लगता है कि वो स्मार्ट है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मेरी बात समझो, ये सिर्फ एक नजरिए की बात है। लाइक तुम किस बेस पे बात कर रहे हो। ऑफकोर्स ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन का काउंटर रेगुलेशन है, जहां तक की अगर बात करें कि क्या एनर्जी सोर्स यूज करना है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को अगर अपन देखें तो वो ग्लूकोज को बढ़ाता है और लिपिड मेटाबॉलिज्म से एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, जबकि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को कम करेगी और उसको यूज कराएगी एज सोर्स ऑफ एनर्जी। बट अगर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लेवल पे देखिए और एज पर द बेसिस ऑफ अ ग्रोथ ऑफ एन एनिमल, लाइक अगर क्राइटेरिया बनाए कि ग्रोथ ऑफ एन एनिमल के लिए क्या चाहिए, तो इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन साथ में सिनर्जिस्टिकली एक्ट कर रहे। उन दोनों का फंक्शन अलग है, बट मेन ऑब्जेक्टिव दोनों का ग्रोथ ऑफ एन एनिमल है। आई बात समझ में? ओके, तो आपको कोई पूछे ना कि कैसे ये दोनों सिनर्जिस्टिक एक्ट करते हैं, तो आप तुम बताना प्रोटीन की वजह से, और फिर क्या इनका ऑब्जेक्टिव है। कोई ये पूछे काउंटर रेगुलेशन कैसे करते हैं, तो आप ये बता देना। आई मेरी बात समझ में? आप जब तक इस तरीके की अप्रोच नहीं रखोगे ना पढ़ने की, तब तक आपका वो लेवल नहीं बनेगा। पूरे साल एमबीबीएस में परेशान होते रहोगे। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप बायोकेमिस्ट्री भी जहाँ से पढ़ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, जबकि मैं बायोकेमिस्ट्री में बिल्कुल नहीं गया हूँ। अच्छे से जाया जा सकता था और वो आपके लेवल पे ज़रूरी भी था, बट वो बायोकेमिस्ट्री की अपनी अप्रोच है। आप जहाँ से भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ो, जहाँ से भी एनाटॉमी पढ़ो, मेक श्योर वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। तो यार ये बेसिक कहानी थी, आप लोगों को समझ में आया, फील आई, मज़ा आया, एंडोक्राइन में मज़ा आ रहा है, ठीक है। हार्ड नहीं है यार। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार तुम लोग को ऐसा ना लगाओ कि वो जो कहानी में आप लोग परेशान हो गए। देखो वापस बताता हूँ। देखो ब्लड वेसल है, ठीक है, ग्लूकोज आया, ये ग्लूकोज हर जगह से एब्जॉर्ब हुआ, हर जगह पूरी बॉडी के टिश्यूज़ में होता है। स्पेसिफिकली अपन देखेंगे मसल के अंदर, लिवर के अंदर और एडिपोस टिश्यू के अंदर। आई मेरी बात समझे? मसल के अंदर ग्लूकोज आया, ठीक है, तो ग्लूकोज अपटेक हुआ, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हुआ, प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, आगे बात समझे, एंड पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट हुआ, कहानी खत्म। लिवर के अंदर आया, ग्लूकोज आया, ठीक है, साथ में ग्लूकोज अपटेक हुआ, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हुआ, ग्लाइकोजन का कैटाबॉलिज्म को इनहिबिट किया, और साथ में अमाइनो एसिड्स ने प्रोटीन सिंथेसिस करी, वही अमाइनो एसिड्स ने ग्लूकोज नहीं बनाया। तो मैं क्या कहूँगा, इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस। कुछ ने फ्री फैटी एसिड्स बनाए, फ्री फैटी एसिड्स ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हुए, वो ट्राइग्लिसराइड एडिपोस टिश्यू में आ गया, करेक्ट है। एडिपोस टिश्यू में देखे तो ग्लूकोज बना, थोड़ा बहुत फ्री फैटी एसिड्स बना, दोनों मिलकर करके ट्राइग्लिसराइड्स बनाया। ट्राइग्लिसराइड यहाँ से भी आया तो वो डिपॉजिट हुआ, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनहिबिट किया और पोटेशियम को एब्जॉर्ब करा। इतनी सी तो कहानी है। मेरे साथ देखो, मैंने भी ये कोई याद करके नहीं आया था, मैंने पढ़ाया ना, ऐसे याद हो गया। आप लोग भी एक दो बार अपने आप को पढ़ाओगे ना, जैसे मैंने समझाया, आपको भी याद हो जाएगा, हार्ड नहीं है, ठीक है। फिर इंसुलिन की डेफिशिएंसी देखिए, जो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक तो इंक्रीटेंस। इंक्रीटेंस क्या होता है वो आप हमेशा याद रखोगे। कुछ पॉइंटर्स बता देता जो इस वीडियो में मैंने बताया। इंक्रीटेंस आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जो इंसुलिन रिसेप्टर है वो कहाँ से यूज होता है, टायरोसिन काइनेज पाथवे से वर्क करता है, याद रखेंगे। और एक आपको फंक्शन बताया इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन का, कि सिनर्जिस्टिक भी है, काउंटर रेगुलेटरी भी है। और अगर काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स की अपन बात करें तो कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, एपिनेफ्रिन, ग्लूकागॉन। और ऑफ कोर्स मैंने आपको थोड़ा बहुत ये बताया स्टिमुलेशन और डिक्रीज या इंक्रीज कौन करता है ग्लूकोज को, और डिक्रीज कौन करता है। ये कहानी थी। क्या हार्ड था यार, आसान है, करके देखोगे ना तब आसान लगेगा, ठीक है। मैं बोल बोल के बहुत थक गया हूँ, मेरे छाला भी अब दर्द करने लग गया, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।